ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य, वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट सेकेंड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र आवर्त बीजियों की वर्गीकी एवं भ्रौणिकी से संबंधित है। ये इनकी इकाई सेकेंड में शामिल किया गया है। टॉपिक है हमारा आज का प्लांट नोमेनक्लेचर, पादप नामकरण, नेमिंग ऑफ द प्लांट्स। नोमेनक्लेचर डील्स विद द करेक्ट नेमिंग ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट टैक्सा। हम ये देखते हैं कि हमने टेक्सोनॉमी के बारे में बात की थी। टेक्सोनॉमी में हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, पहचान। सबसे पहले पादप की पहचान की जाए उनके आकारिकी लक्षणों के आधार पे। फिर जो दूसरा स्टेप आता है टेक्सोनॉमी में वो है नोमेनक्लेचर, नामकरण। उन पादपों का एक वैध नाम दिया जाए उनको। और तीसरा स्टेप आता है क्लासिफिकेशन, मतलब उन प्लांटों को या पादपों को हम एक सिस्टम के अंदर या तंत्र में रखकर उसका एक वर्गीकरण दें, क्लासिफिकेशन दें। तो जो नामकरण है उसका जो तात्पर्य है कि हम जो प्लांट हैं या पादप हैं और पादप के जो वर्ग हैं उनका सही नामकरण किया जाए, उनको करेक्ट नेमिंग किया जाए। इफ़ ए प्लांट अकर्स इन सेवरल कंट्री एंड इफ़ इट इज़ टू बी नेम्ड इन द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द ईच कंट्री, देयर वुड बी अ प्लीथोरा ऑफ नेम्स फॉर द सेम प्लांट लीडिंग टू अटर कन्फ्यूज़न। तो हम ये देख सकते हैं कि जो पादप हैं जो विभिन्न देशों में पाए जाएं और उन विभिन्न देशों की जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनके अंदर उनका नामकरण किया जाए, तो एक तरह से हम देखेंगे कि एक ही पादप के लिए हमारे पास उसके नाम बहुत सारे मिलेंगे, प्लीथोरा या बहुतायत में मिलेंगे, और पूर्ण रूप से हमें भ्रांति या भ्रम के रूप में उसका नामकरण दिखाई देगा। देन देयर आर cases where the same name has been given to very different plant। और कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही नाम अलग अलग प्रकार के पौधों को दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, द नेम काउस्लिप में रेफर टू कैल्था पालुस्ट्रिस, रेननकुलिसिया का मेंबर है, और टू प्रिमुला वेरिस। मतलब काउस्लिप जो नाम है दो अलग अलग प्लांट हैं, कैल्था पेलुस्टेरिस और प्रिमुला वेरिस, दोनों को एक ही नाम दे दिया गया, जबकि ये दोनों प्लांट एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। तो हमारे सामने नामकरण की आवश्यकता रहती है कि पादपों का नामकरण किया जाए, करेक्ट नेमिंग किया जाए, अन्यथा काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। Similarly, a common name may indicate no close relationship at all. For example, oak is quercus, tan bark oak is lithocarpus, poison oak is rus, silk oak is grevillea, जेरूसलम ओक इज चिनोपोडियम। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो समान प्रकार के या सामान्य नाम दिए जाएं उनसे ये नहीं प्रूव होता है, सिद्ध नहीं होता है कि वो एक दूसरे के निकट संबंधी हैं या क्लोज रिलेशनशिप वाले हैं। अब जैसे ओक की बात करें तो उसको क्वेरकस नाम दिया गया, टैन बार को लिथोकार्पस, पॉइजन ओक को रस दिया गया, सिल्क ओक को ग्रेविलिया और जेरूसलम ओक को चिनोपोडियम। तो सारे ओक ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके सबके जो जीनस है या वंश नाम हैं वो एक दूसरे से भिन्न है, और ये सारे पादप एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। ऑल दीज कंसिडरेशन कॉल फॉर स्टैंडर्डाइज्ड प्लांट नेम्स विच शुड बी इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। तो ये जितने भी हम लोगों ने केसेस की बात की कि एक ही पादप को अलग अलग नाम दे दिया जाए कंट्री के अंदर, और एक ही नाम दे दिया जाए विभिन्न देशों में पाए जाने वाले अलग अलग पादपों को, और एक ही जैसे सामान्य नाम के जो पादप होते हैं जो एक दूसरे के क्लोज रिलेशनशिप में नहीं हैं, ये काफ़ी चीज़ें हमारे पास केसेज आए। ऑल दीज कंसिडरेशन, हम इन सभी को अगर मान्यताओं को या कंसिडर करें तो जो पादपों का नामकरण है वो एक स्टैंडर्डाइज या मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और वो
अंतर्राष्ट्रीय लक्षणों वाला होना चाहिए, कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होना चाहिए, जिससे सभी पादपों को एक वैलिड नाम, वैध नाम दिया जाए, और एक ही पादप जो विश्व में पाया जाता है उसको एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए प्लांट नेमिंग की गई और इंटरनेशनल लेवल पे की गई। द सेम प्लांट शुड बी नोन बाय द सेम नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिससे हम जो एक ही प्रकार के पादप हैं उनको संसार भर में, विश्व भर में एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए प्लांट नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट रही और नेमिंग ऑफ प्लांट की आवश्यकता रही। अब बात ये थी कि कौन सी लैंग्वेज के अंदर पादप का नामकरण किया जाए, तो उसके लिए अलग अलग भाषाओं का चुनाव किया गया, लेकिन जो लैटिन लैंग्वेज हैं वो सबसे उपयुक्त पाई गई इसके लिए नामकरण के लिए। लैटिन लैंग्वेज इज स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट इन इट्स मीनिंग, जो लैटिन भाषा हैं वो विशेषीकृत हैं और उनके अर्थों के अंदर वो एग्जैक्ट हैं, एकदम ठीक उसी प्रकार से हैं। बाय इट्स प्रिसाइज एंड कॉन्साइज नेचर इट, और ये प्रिसाइज हैं, यथार्थ हैं, एंड कॉन्साइज हैं, संक्षिप्त हैं प्रकृति के अंदर। इट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल इन करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट, और जो पादपों का डिस्क्रिप्शन है, वर्णन करने के अंदर, ठीक प्रकार से वर्णन करने के अंदर ये काफ़ी उपयोगी हैं। द बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट आर नाउ बेस्ड ऑन द लैटिन लैंग्वेज, जो अब पादपों के जो वानस्पतिक नाम हैं वो लैटिन भाषा के अंदर या लैटिन भाषा के आधार पर दिए गए। नो प्लांट नेम इज़ वैलिड अनलेस इट इज़ डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लैटिन लैंग्वेज, और कोई भी पादप नाम तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वो पहली बार लैटिन भाषा के अंदर वर्णित किया जाए या उसमें लिखा हुआ पढ़ा जाए। तो ये पादप नामकरण की जो आवश्यकता थी या रिक्वायरमेंट थी उसके बारे में बात थी कि क्यों पादप नामकरण की आवश्यकता थी और किस भाषा में पादप नामकरण किया जाए। जो नेक्स्ट बात आ रही है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नाम पद्धति। इट वाज गैस्पर्ड बोहिन 1623 who gave a generic and specific epithet name to each plant। तो ये सबसे पहले जो बात आती है कि द्विपद नाम पद्धति के बारे में, तो वो गैस्पर्ड बोहिन थे जिन्होंने 1623 ईस्वी में अपनी बुक पाइनेक्स 1623 जो इसमें लिखी गई, और उसमें इन्होंने जो पादपों का वर्णन किया वो जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट, वंशीय व जातीय विशेषण के आधार पे किया था। दिस बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज फर्दर इलैबोरेटेड बाय लिनियस इन हिज renowned works Critica Botanica 1737, Species Plantarum 1753 and Philosophia Botanica 1751। गैस्पर्ड बोहिन ने सबसे पहले द्विपद नाम पद्धति दी, और उसका जो सिस्टम है द्विपद नाम पद्धति का नामकरण के लिए, जिसको सबसे ज़्यादा इलाबोरेट किया या हम कहें कि आधिकारिक तौर पे लीनियस के द्वारा इसको इलाबोरेट किया गया था, जो इनकी बुक्स क्रिटिका बोटेनिका 1737, स्पीशीज प्लांटेरम 1753 और फिलोसफिया बोटेनिका 1751 में मिलता है। तो ये द्विपद नाम पद्धति क्या है? द्विपद नाम पद्धति यह कहती है कि किसी भी पादप का जो नाम है वो दो पदों का मिलकर बना होना चाहिए। जो प्रथम पद है वो जेनरिक नेम है, और जो दूसरा जो पद है वो स्पेसिफिक नेम है। मतलब प्रथम पद उसका वंश नाम है और दूसरा जो पद है वो उसका जाति नाम है। ये भी देखा गया है कि जो प्रथम पद है उसका जो प्रथम अक्षर या हम कहें कि अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लैंग्वेज में या फर्स्ट लैंग्वेज में होना चाहिए, बड़े अक्षर का होना चाहिए। और जो द्वितीय पद है उसका जो प्रथम अक्षर है या हम कहें जाति नाम है उसका जो प्रथम अक्षर है वो स्मॉल, जो इंग्लिश की जो स्मॉल लैंग्वेज है, स्मॉल वर्णमाला है, छोटी वाली वर्णमाला, उसके अक्षर का लिखा होना चाहिए। तो वंश नाम का जो प्रारंभ है वो कैपिटल लेटर से और जाति नाम का जो प्रारंभ है वो स्मॉल लेटर से होना चाहिए। जब हम वानस्पतिक नाम लिखते हैं तो इसको हमें लिखते समय अंडरलाइन या रेखांकित करके लिखना चाहिए। वंश नाम के नीचे अलग से
रेखा और जाति नाम के नीचे अलग से रेखा, दोनों के नीचे सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए। लेकिन जब ये प्रिंटेड मटेरियल के रूप में हमें मिले तो ये इटैलिक होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जो द्विपद नाम पद्धति के नामकरण सिस्टम या तंत्र में दिए गए थे। इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। हम बात करें कि जो वानस्पतिक नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात करें तो द प्रेजेंट रूल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर हैव इवॉल्व्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द डेलिब्रेशंस ऑफ मैनी इंटरनेशनल एंड नेशनल गैदरिंग एंड कांग्रेसेस ऑफ बॉटनिस्ट। तो ये जो आज के या वर्तमान में जो हम वानस्पतिक नामकरण के लिए जो नियम पढ़ते हैं, ये विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों और कांग्रेसों के वनस्पति विज्ञों की जो कांग्रेस का आयोजन किया गया, उनके परिणाम के स्वरूप या उनके जो विवेचन या वहाँ पर जो डिस्कशन किया गया, उसके द्वारा ये विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमों का निर्माण किया गया, सच एज द वेरियस इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस, पेरिस 1867, वियना 1905, कैम्ब्रिज 1930, एम्स्टर्डम 1935, स्टॉकहोम 1950। तो इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वानस्पतिक कांग्रेस की जो बैठकें हुई है वो पेरिस के अंदर 1867, वियना में 1905, कैम्ब्रिज में 1930, एम्स्टर्डम में 1935, स्टॉकहोम में 1950। तो इन सभी में जो साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने जो विचार रखे और उनके डिस्कशन के आधार पे, विवेचन के आधार पे ये विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नियमों का निर्माण किया गया। Recommendations of the International Botanical Congress have resulted in the framing of certain international rules of botanical nomenclature। तो जो अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस थी उसके जो सुझाव दिए गए, रिकमेंडेशंस दी गई, उन सुझावों के आधार पर वानस्पतिक नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का फ्रेमिंग किया गया या बनाए गए। द कोड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। तो जो कोड है या संहिता है जिसको हम ICBN कहते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, वनस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। तो द कोड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो संहिता है वो 3 भागों में विभक्त हैं, प्रिंसिपल्स सिद्धांत, रूल्स नियम एंड रिकमेंडेशंस संस्तुति या सुझाव। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स सिद्धांतों की। द प्रिंसिपल फॉर्म द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। जो सिद्धांत हैं वो जो वानस्पतिक नामकरण है उसके तंत्र का आधार है, उसका आधार बनाते हैं। द 6 प्रिंसिपल्स गिवन इन दिस सेक्शन आर, और 6 सिद्धांत दिए गए प्रिंसिपल्स के रूप में। पहला है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो वानस्पतिक नामकरण है वो प्राणी शास्त्र के नामकरण से भिन्न होगा, स्वतंत्र होगा। द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप। जो विभिन्न प्रकार के वर्गीकीय जो समूह हैं या वर्गक हैं, टैक्सा हैं, उनके जो नामकरण हैं वो उनके नोमेनक्लेचर टाइप या नामकरण प्रारूप के आधार पर दिए जाएंगे, हॉलोटाइप या मूल प्रारूप के आधार पर दिए जाएंगे। द नोमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। तो जो नामकरण विभिन्न वर्गीकीय समूहों का जो नामकरण है वो प्रकाशन की प्राथमिकता, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के आधार पर किया गया है। ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैन bear only one correct name, the earliest that is in accordance with the rules except in specific cases। जो प्रत्येक वर्गीकीय समूह हैं वो केवल एक ही सही नाम रख सकता है, द अर्लीस्ट दैट इज़ इन द अकॉर्डेंस विद द रूल्स, और जो सबसे प्रारंभिक रूप से था उसको ही उस वर्गीकीय समूह के लिए उसका सही नाम या करेक्ट नेम माना जाएगा। एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक केसेस, कुछ विशेष जो मामले हैं उसके अंदर इसको
रिलैक्सेशन दिया गया है। साइंटिफिक नेम्स ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन। जो वैज्ञानिक नाम हैं विभिन्न वर्गीय ग्रुपों के, वो लैटिन भाषा के अंदर ही माने गए हैं। उनके जो लैटिन लैंग्वेज हैं उनके डेरिवेटिव या उसके व्युत्पन्नों के आधार पे नहीं माने गए हैं। तो वैज्ञानिक नाम हैं जो लैटिन लैंग्वेज में ही होंगे, उनके व्युत्पन्नों के रूप में नहीं होंगे। द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रिट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। जो नामकरण के जो नियम हैं वो पूर्वव्यापी हैं जब तक कि वो अपनी सीमा के अंदर ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कुछ 6 सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे। अब हम बात करें जो सेकंड है वो रूल्स, नियम। द रूल्स गिव डिटेल्ड प्रेस्क्रिप्शन ऑन ऑल द पॉइंट कनेक्टेड विद द नेमिंग ऑफ द प्लांट। जो पादप का जो नामकरण है उसके जो विभिन्न बिंदु हैं उन सभी को प्रेस्क्राइब करते हैं, उसको व्याख्या करते हैं डिटेल्ड के अंदर रूल्स। द नेम्स कॉन्ट्रेरी टू ए रूल कैन नॉट बी मेंटेन। जो भी नाम हैं अगर वो विरोधाभास वाले हैं तो वो रूल के द्वारा मेंटेन नहीं किए जा सकते या वहाँ नहीं रखे जा सकते। सम इम्पोर्टेंट रूल्स आर एज फॉलो। कुछ महत्वपूर्ण जो नियम हैं वो इस प्रकार से हैं। कुछ नियमों की हम यहाँ बात करेंगे। तो प्रथम नियम है द यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की इकाइयाँ। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रोज़ प्लांट। इसको हम गुलाब के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो वर्गीकरण की जो यूनिट्स हैं या इकाई हैं उनकी बात करें तो रोज़ को हम या गुलाब को हम किंगडम वेजिटेबल, किंगडम प्लांटी कहें या वेजिटेबल्स के अंदर रखा गया है। डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, जो उसका डिवीजन है स्पर्मेटोफाइटा है क्योंकि इसमें स्पर्म्स या सीड का फॉर्मेशन होता है। सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी है क्योंकि इसमें जो सीड है वो कवर्ड रहते हैं बाय फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्लास डाइकोटिनी है, द्विबीजपत्री है क्योंकि इसमें बीजपत्रों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। सब क्लास आर्किक्लेमाइडी है। ऑर्डर रोजेल्स। अब आप ये देखें इसमें जो सफिक्स हैं या हम कहें अनुलग्न है, पीछे की तरफ जो लगने वाला है प्रत्यय, वो एल्स हैं। सब ऑर्डर रोजिनी, तो जो सफिक्स हैं वो इनी हैं। फैमिली रोजेसी, जो सफिक्स हैं वो एसी हैं। सब फैमिली रोजिडी, तो जो सफिक्स हैं ओइडी हैं। ट्राइब रोजी, तो सफिक्स ई हैं। सब ट्राइब रोजिनी, तो इनी हैं। जीनस रोजा, सब जीनस यू रोजा एंड स्पेसीज गैलिका। तो इस तरह से हम जो रोज़ प्लांट हैं उसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि उसकी क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी यूनिट या इकाइयाँ यूज हुई है। अगर हम और भी नीचे की कैटेगरीज़ में जाएं तो सब स्पीसीज़ के लिए SSP, वैराइटीज़ के लिए VAR, सब वैराइटीज़ के लिए SUB, VAR, फॉर्मा के लिए स्मॉल f और क्लोन के लिए CL यूज़ करते हैं। द ऑथराइज सफिक्स ऑफ सम ऑफ द वेरियस टेक्सोनोमी कैटेगरी आर एज फॉलो। अगर हम विभिन्न जो वर्गक हैं या समूह हैं उनके जो पीछे लगने वाले अनुलग्न हैं, जो प्रमाणिक रूप से अनुलग्न हैं, उनकी बात करें तो वो इस प्रकार हैं। टेक्सॉन और सफिक्स देखें हम उनके। ऑर्डर के लिए एल्स हैं, सब ऑर्डर के लिए इनी, फैमिली के लिए AC, सब फैमिली के लिए OID, ट्राइब के लिए E और सब ट्राइब के लिए इनी। तो इस प्रकार के कुछ सफिक्स दिए गए हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं और ऑथराइज्ड हैं। जो सेकेंड जो रूल है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल, द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑल द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। जो अदब नामकरण के जो विभिन्न नियम हैं उन सभी में ये सबसे महत्वपूर्ण है। द सेम प्लांट माइट हैव बीन डिस्क्राइब्ड अंडर डिफरेंट बॉटनिकल नेम इन डिफरेंट प्लेसेस बाय डिफरेंट ऑथर्स। कई बार ये देखा गया है कि विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न स्थानों पर और एक ही पादप को विभिन्न वानस्पतिक नामों से वर्णित कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, अगर हम प्राथमिकता के सिद्धांत की बात करें, ईच टेक्सॉन इज़ टू बी नोन बाय इट्स अर्लीस्ट नेम। जो प्रत्येक जो समूह हैं
वो अपने सबसे प्रारंभिक अर्लीस्ट नाम होगा उससे ही जाना जाएगा। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इलुस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। जो हम उदाहरण देखेंगे उसमें हम ये देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की एप्लीकेशन। क्लियम गाइनेंड्रा की बात करें उदाहरण के रूप में, तो दिस प्लांट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस इन 1753 एंड नेम्ड एज क्लियम गाइनेंड्रा। तो 1753 में लिनियस ने इसको नाम दिया क्लियम गाइनेंड्रा। डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस इन 1762 अंडर द नेम ऑफ क्लियम पेंटाफाइला लिन। 1762 में ही लिनियस ने इसको नाम दे दिया क्लियम पेंटाफाइला। डी कैंडोल इन 1824 रिकॉग्नाइज्ड 3 जेनरा क्लियम, गाइनेंड्रोपिस एंड पोलिनेशिया and named the lineal plant as Gynandropis pentaphylla. डी कैंडोल इन 1824 में 3 वंशों की पहचान की, क्लियम, गाइनेंड्रोपिस और पोलिनेशिया। और जो लीनियस के द्वारा जो प्लांट दिया गया था उसका नामकरण इन्होंने कर दिया गाइनेंड्रोपिस पेंटाफाइला। तो क्लियम के द्वारा क्लियम लीनियस के द्वारा क्लियम गाइनेंड्रा 1753 में, क्लियम पेंटाफाइला 1762 में, डी कैंडोली द्वारा 1824 में गाइनेंड्रोपिस पेंटाफाइला। In 1960, Iltis merged the genre Clium and Gynandropis into one, retaining the former older name for the genus. Iltis ने 1960 में क्लियोम और गाइनेंड्रोपिस दोनों वंशों को मर्ज कर दिया, मिला लिया और सबसे पुराना नाम जो क्लियोम है उसको रिटेन किया। Therefore, on the principle of priority, the name Clium gynandra lin being the earliest is the oldest name. तो अगर हम प्राथमिकता के सिद्धांत का अनुप्रयोग देखें यहाँ, तो जो क्लियम गाइनेंड्रा लिन है वो नाम ही उस प्लांट के लिए उसका वैलिड नेम है, वैध नाम है, और यही सबसे उसका पुराना और अर्लीस्ट नेम था, प्राथमिक नाम था। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी हैज़ रिजल्टेड इन न्यूमरस नेम चेंज ऑफ द प्लांट। तो जितने भी पादपों के जो नाम थे वो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्राथमिकता के सिद्धांत के आधार पे कई नाम चेंज हो गए, परिवर्तित हो गए। थर्ड जो नियम है वो है टाइप मेथड। हम कहें प्रारूप विधि या टाइपिफिकेशन ऑफ टाइप मेथड, प्रारूपीकरण। टाइप स्पेसिमेन इज ए हर्बेरियम सीट। जो हम टाइप की बात करते हैं, प्रारूप प्रादर्श की बात करते हैं, वो एक हर्बेरियम सीट होती है ऑफ द स्पेसिमेन। वो प्रादर्श की एक हर्बेरियम सीट होती है। एट टाइम्स इवन ए फोटोग्राफ और ड्राइंग ओनली। और कुछ समय पर हम ये देख सकते हैं केवल फोटोग्राफ भी हो सकता है और उसका केवल रेखांकित या रेखाचित्र भी हो सकता है। विच वाज यूज्ड बाय द ऑथर टू गिव द ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट। जो कि लेखक के द्वारा उसके जो प्रमाणिक वर्णन के समय उसको यूज किया गया था। इन केस ऑफ ए लार्ज जीनस विच नीड्स फ्रेगमेंटेशन, द ओरिजिनल नेम मे बी रिजर्व फॉर द रेजिड्यू आफ्टर द न्यू सेग्रीगेट हैव बीन टेकन आउट, द रेजिड्यू मेथड। कई बार ये देखा गया है कि कुछ काफ़ी बड़े वंश होते हैं तो उनको खंडों में तोड़ने की आवश्यकता होती है और जो ओरिजिनल नाम है उसका, जो नए सेग्रीगेट हैं या नए जो टुकड़े हैं निकल जाने के बाद उसके जो रेजिड्यू या अवशेष बचता है उसको दिया जाए। इसको हम रेजिड्यू मेथड कहेंगे, अवशेष विधि कहेंगे। कि जो रेजिड्यू बचता है नए वाले वंशों को निकालने के पश्चात, तो सबसे जो बाद में उसको हम रेजिड्यू मेथड के द्वारा नामकरण करेंगे, उसी को ओरिजिनल नाम देंगे जो रेजिड्यू बच जाएगा। और द ओरिजिनल नेम मे बी रिजर्व्ड फॉर द टाइप स्पेसिमेन। और जो ओरिजिनल नाम है वो टाइप स्पेसिमेन या प्रारूप प्रादर्श को ही दिया जाएगा, उसके लिए संरक्षित रखा गया जाएगा। एंड न्यू नेम पॉइंट फॉर द सेग्रीगेट। और जो नया नाम है वो जो खंड बाहर निकले हैं, ये सेग्रीगेट हुए हैं, उनके लिए दिया जाएगा टाइप मेथड। हाउएवर इन दिस मेथड there is the great difficulty of locating the type specimen of the genus which was used for the description of the genus for the first time। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, डिफ़िकल्टी आती है, कठिनाई आती है कि जो वंश नाम है या वंश जिसको फर्स्ट टाइम जो डिस्क्राइब किया गया था उसके लिए कौन सा टाइप स्पेसिमेन या प्रारूप प्रादर्श यूज किया गया था उसको लोकेट करने में। टू ऑब्विएट दिस डिफ़िकल्टी, इस समस्या के समाधान के लिए द स्टैंडर्ड मेथड हैज़ बीन प्रपोज्ड। स्टैंडर्ड मेथड या प्रमाणीकरण विधि को उपयोग में लिया गया।
अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर, अगर हम इस प्रोसीजर की अनुसार चलें तो द जेनरिक नेम आर फिक्स्ड बाय एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड स्पीसीज। तो जो वंशीय नाम हैं या वंश नाम हैं वो तभी स्वीकार किए जाते हैं जब उसका स्टैंडर्ड स्पीसीज जो उसकी प्रमाणिक जाति है वो दी गई हो, उसी के आधार पे जेनरिक नेम को हम फिक्स कर सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड स्पीसीज या उसका जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन मिले हमें उसके आधार पे। हाउएवर द सिलेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड स्पीसीज, जो प्रमाणीकरण जाति को हम कैसे चयनित करें, सिलेक्शन करें फॉर ईच जीनस, प्रत्येक वंश के लिए, इज़ टू बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट ऑफ ईच केसेस। वो उनकी वरीयता के आधार पे हम तय कर सकते हैं कि एक वंश के विभिन्न जातियों के जो नाम हैं उनका चयन किस प्रकार किया जाए। द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ टाइप आर रिकॉग्नाइज। नीचे विभिन्न प्रकार के जो प्रारूप दिए गए हैं उनकी पहचान की गई है। सबसे पहला नाम आता है होलोटाइप, जिसको हम कहते हैं नाम प्रारूप या मूल प्रारूप। जो स्पेसिमेन और अदर मटेरियल यूज्ड बाय द ऑथर ऑफ द नेम। तो किसी भी प्लांट के या पादप के जो नामकरण के लिए लेखक ने जो स्पेसिमेन यूज किया है या प्रादर्श यूज किया है उसको हम होलोटाइप कहते हैं। लैक्टोटाइप, जिसको हम चयन प्रारूप कहते हैं, इज ए स्पेसिमेन सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल व्हेन द होलोटाइप वाज नॉट designated by the author at the time of nomenclature or when the holotype is untraceable। हम ये कह सकते हैं कि जो लैक्टोटाइप या चयन प्रारूप हैं, तो जो मौलिक जो सामग्री हैं पादप की उससे ही चयनित किया गया है, और जब होलोटाइप डेजिग्नेटेड या किसी को नहीं दिया गया है मूल प्रारूप नाम, तो ऑथर के द्वारा नामकरण के समय इस प्रकार के जो मटेरियल को यूज़ किया जाए उसको हम लैक्टोटाइप कह सकते हैं। जब ऑथर ने या लेखक ने होलोटाइप किसी भी पादप प्रादर्श को होलोटाइप के रूप में डेजिग्नेट नहीं किया हो, तो हम ओरिजिनल मटेरियल या मौलिक पादप सामग्री से जो भी स्पेसिमेन सेलेक्ट करेंगे उसको हम लैक्टोटाइप या उसका चयन प्रारूप कहेंगे। हमने सेलेक्ट किया है, चयन किया है। व्हेन द होलोटाइप इज़ अनट्रेसेबल, जब होलोटाइप ट्रेस नहीं हो पा रहा है। नियोटाइप, नव प्रारूप, इज ए स्पेसिमेन सेलेक्टेड टू सर्व एज द नोमेनक्लेचर टाइप। जब कोई नया मटेरियल या नया प्रादर्श नामकरण प्रारूप के रूप में यूज़ किया जाए। व्हेन ऑल द ओरिजिनल मटेरियल इज मिसिंग, जब मौलिक जो सामग्री है वो सारी विलुप्त हो या हो गई हो, मिली नहीं हो हमें, मिसिंग, तो हम जब हमारे पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं हो, मिसिंग हो, तो हम जो स्पेसिमेन सेलेक्ट करते हैं या प्रादर्श सेलेक्ट करते हैं उसको नामकरण प्रारूप के रूप में यूज करेंगे, तो उसको हम नव प्रारूप कहेंगे। तो ये तीन प्रकार हो गए हमारे पास। होलोटाइप नाम प्रारूप जिसके आधार पर नामकरण हुआ है, लैक्टोटाइप जो ओरिजिनल मटेरियल से ही सेलेक्ट किया गया है तो उसको हम चयन प्रारूप कह रहे हैं। नियोटाइप जब हमारे पास कोई ओरिजिनल मटेरियल नहीं है, या हम कहेंगे कि नोमेनक्लेचर टाइप हमारे पास नहीं हो, तो हम कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसको हमने उसको नियोटाइप या नव प्रारूप नाम दिया है। पैराटाइप, अपर प्रारूप, इज ए स्पेसिमेन साइटेड अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन इन एडिशन टू द होलोटाइप। ऐसा कोई पादप प्रतिरूप जो होलोटाइप के अतिरिक्त मौलिक विवरण के साथ उद्धृत हुआ है, साइटेड होता है, तो उसे अपर प्रारूप या पैराटाइप कहते हैं। आइसोटाइप, सम प्रारूप, इज ए स्पेसिमेन विच इज बिलीव टू बी अ डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप। ये जो मूल प्रारूप या हम कहें नाम प्रारूप उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, या हम कहें कि ये उसकी दूसरी प्रति है। सिनटाइप, one to several specimen collectively used or designated by the author as the nomenclature type। जब लेखक के द्वारा एक से अधिक प्रादर्शों को ऑथर के लेखक के द्वारा कई स्पेसिमेन एक साथ यूज किए जाते हैं, तो उसमें से एक उसका होलोटाइप होगा और बाकी सारे उसके सिन टाइप कहलाएंगे। मतलब एक उसका मूल प्रारूप होगा और बाकी सारे उसके सह प्रारूप होंगे। को टाइप इज ए सेकेंड स्पेसिमेन
फ्रॉम द सेम प्लांट फ्रॉम विच द होलोटाइप वाज कलेक्टेड। जिस पौधे से होलोटाइप का चयन किया जाता है, अगर उसी पौधे से एक और पादप प्रतिरूप एकत्रित किया जाए तो उसको हम कोटाइप कहते हैं। वास्तव में ये सिनटाइप के समकक्ष ही है। टोपोटाइप, मूल स्थान प्रारूप, ये स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेलिटी फ्रॉम वेयर द होलोटाइप वाज कलेक्टेड। जिस स्थान से होलोटाइप तैयार करके लिया गया है उसी स्थान से कोई अन्य प्रतिरूप एकत्रित किया जाए या इकट्ठा किया जाए तो ऐसे पादप प्रतिरूप को हम मूल स्थान प्रारूप या टोपोटाइप कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के टाइप्स की बात कर सकते हैं और इन टाइप्स के आधार पर पादपों का नामकरण किया जाता है। तो ये सारी एक तरह से हर्बेरियम सीट हैं। नेम्स ऑफ फैमिलीज़ की बात करें, कुलों के नाम की बात करें, द नेम ऑफ अ फैमिली इज़ ए प्लूरल एडजेक्टिव। जो कुल का जो नाम होता है वो बहुवचन विशेषण होता है। एंड इज़ formed by adding the suffix ac to the stem of a legitimate name of an included genus। और जो इसका निर्माण होता है वो एक वंश जिसको वैध रूप से नाम दिया गया है उसके पीछे ac अनुलग्न लगा कर किया जाता है। जैसे वंश का नाम है रोजा तो उससे बनने वाली जो फैमिली है वो रोजेसी, एंड वंश का नाम है कुकुरबिटा और उसके पीछे एसी लगने से अनुलग्न तो फैमिली का नामकरण हुआ कुकुरबिटेसी। स्पेशल एक्सेप्शन इज़ मेड फॉर द फॉलोइंग 8 फैमिलीज। कुछ 8 फैमिली ऐसी हैं, 8 कुल ऐसे हैं जिनके लिए कुछ विशेष प्रकार से एक्सेप्शन लिया गया है। दीज नेम्स बिकॉज ऑफ लॉन्ग यूजेज आर ट्रीटेड एज वैलिडली पब्लिश्ड। क्योंकि ये बहुत समय से या लंबे समय से नाम यूज किए जा रहे थे नाम, इसलिए इनको वैध रूप से प्रकाशित माना गया। और दीज फैमिलीज अल्टरनेटिव नेम्स आर आल्सो परमिटेड एंडिंग इन एसी। इन 8 कुलों के लिए जो इनके विकल्पी नाम हैं, दूसरे नाम जो ICBN के हिसाब से दिए गए हैं जिसमें एंड के अंदर एसी लगा होता है, वो भी स्वीकृत किए गए हैं, परमिटेड किए गए हैं। तो ये 8 कुल कौन से हैं जिनकी हम बात करें, जिनके पुराने नाम भी वैलिड हैं और नए नाम भी वैलिड हैं। पामी एरिकेशी, जिसका पुराना नाम पामी है और नया नाम एरिकेशी है। पुराना नाम जैसे ग्रेमिनी है और नया नाम पोएशी है। क्रूसीफेरी पुराना नाम और ब्रेशिकेसी ICBN के अनुसार। लेग्यूमिनोसी जिनको आज हम फैबेसी के नाम से जानते हैं। गट्टीफेरी जिसको हम क्लूशियसी के नाम से, अम्बेलीफेरी एपियसी के नाम से जानी जाती है। लेबेटी लेमेसी के नाम से जानी जाती है और कंपोजिटी जो एस्ट्रेसी के नाम से जानी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं नेम्स ऑफ फैमिलीज़। तो ये आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर पादप नामकरण प्लांट नोमेनक्लेचर के अंदर इन 4 नियमों की हमने डिस्कशन किया। जो आगे के जो नियम हैं पादप नामकरण के वो अगली ऑनलाइन क्लास में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।